आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम रेज। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ एनएमडीसी में कंडक्ट कराए जाने वाले सभी एग्जाम के लिए 30 प्रश्नों का मॉक टेस्ट। इस मॉक टेस्ट में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग लिए हैं और पूरे चांसेस बनते हैं कि एग्जाम पे इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। दोस्तों, इसके पहले मैंने मॉक टेस्ट से रिलेटेड 2 वीडियो को अपलोड किया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को भी देखिए। लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दी है और यहाँ पे एक आई टैप आ रहा होगा, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, गोलकोंडा का प्रसिद्ध किला किस राज्य में स्थित है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन को आपने कई बार पढ़ा होगा, तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रह सकता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा गोलकोंडा का प्रसिद्ध किला किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों, आप सभी लोग से एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप सभी लोग बताएंगे कि तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुई थी। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखे फलों जैसे कि किशमिश को पानी में भिगोया जाता है, फुलाया जाता है तथा पानी में उभारा जाता है। इस दैनिक घटनाक्रम की व्याख्या करने वाला वैज्ञानिक कारण कौन सा है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए मैं आपको 5 सेकंड की टाइमिंग देता हूँ। आप सभी लोग इस क्वेश्चन के आंसर को सोचेंगे और इस क्वेश्चन के आंसर को सही बताएंगे। तो आपने कई बार पढ़ा होगा कि किशमिश का पानी में फूलना प्रसरण क्रिया का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन उच्च न्यायालय कौन सा है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा भारत का सबसे प्राचीन उच्च न्यायालय है कलकत्ता उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। आई रिपीट, भारत का सबसे प्राचीन न्यायालय कौन सा है? कलकत्ता उच्च न्यायालय है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुनामी की चेतावनी देने वाला संकेत है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा, सुनामी का संकेत क्या होता है? जब भी सुनामी आती है तट से पानी का तेजी से लौट जाना जो है तो सुनामी की चेतावनी का संकेत है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायपालिका में पहुंचने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए मैं आपको 3 सेकंड की टाइमिंग देता हूं। आप सभी लोग सोचें और इसके आंसर को बताएं। यदि आपने सोचा ऑप्शन नंबर 1 तो इसका राइट आंसर रहेगा जस्टिस एम फातिमा बीवी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ संरक्षित बौद्ध गुफाओं में से एक करला निम्न में से किस भारतीय राज्य में है? तो आपको बताना है कि बौद्ध गुफा जिसका नाम क्या है? करला है, निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में होती है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए मैं आपको 10 सेकंड की टाइम देता हूँ। आप सभी लोग सोचें और इसके आंसर को बताएं। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा की ओर होती है। किस दिशा में होती है? सूर्य की विपरीत दिशा में होती है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सूर्य से दूर। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। जैसे जैसे ये सूर्य के नज़दीक आ जाते हैं इनकी पूंछ की लंबाई बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा है कि भारत का पहला ग्रीन रेल कॉरिडोर किस राज्य में शुरू किया गया? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा भारत का पहला ग्रीन रेल कॉरिडोर जो है तो किस राज्य में शुरू किया? तमिलनाडु राज्य में शुरू किया गया।
ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तमिलनाडु राज्य। कौन से ऑप्शन पे दिया है? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सब लोग को जानना भी चाहिए। तो इसका राइट आंसर रहेगा जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। ठीक है, इन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। आप सब लोग इन्हें नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा है कि आज़ाद हिंद फौज ने जब अंग्रेजों से अंडे एवं निकोबार द्वीप पर अधिकार कर लिया था तब उसका नाम क्या रखा गया था? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर रहेगा शहीद और स्वराज्य द्वीप। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह क्रिया जिसमें एक पदार्थ ठोस अवस्था में मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना सीधे गैस अवस्था में पहुंच जाता है। यदि मैं आपसे सिंपल वे पे पूछूं कि ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें एक पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? ऊर्ध्वपातन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा है कि कौन सी कंपनी पोस्ट इट और स्केच टेप के उत्पादन से संबंधित है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा 3 मिलियन एक कंपनी है जो कि पोस्ट इट और स्कॉच टेप के उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल गेट्स ने 1975 में किसके साथ मिलकर माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर रहेगा बिल गेट्स ने 1975 में पॉल जी एलन के साथ मिलकर माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गले में उस उभरे हुए भाग को क्या कहते हैं जो कंठ के लिए जिम्मेदार होता है? तो इसके आंसर को आप सभी लोग स्वयं बताएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा कंठमणि। कंठमणि एक ऐसा भाग है जो कंठ के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के पहले पुस्तक गांव का नाम बताइए। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा देश के पहले पुस्तक गांव का नाम है महाराष्ट्र के सतारा जिले का भेलर गांव। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सब लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने गांधी जी को कौन सी उपाधि दी थी जिसका उन्होंने त्याग कर दिया था? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर रहेगा केसर ए हिंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। आई रिपीट, अंग्रेजों ने गांधी जी को कौन सी उपाधि दी थी? केसर ए हिंद की उपाधि दी थी जिसका उन्होंने त्याग कर दिया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों अब रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए हैं, तो चलिए इन सभी क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन पे बोला है कि एक निश्चित कोट में यहाँ पे एक शब्द दिया गया है। शब्द क्या है? TRIPLE। ट्रिपल को क्या लिखा जाता है? SQHOOD लिखा जाता है। तो हमें बताना है कि इसी टाइप से XOTIC को क्या लिखा जाएगा। तो चलिए इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप सभी लोग इसे सॉल्व कीजिएगा, मैं भी इसे सॉल्व करता हूँ। जैसे यहाँ पे T लिखा है और यहाँ पे S लिखा है, तो आप सभी लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो यहाँ पे कितने का अंतर हो रहा है? तो यहाँ पे आप सभी लोग देखेंगे तो यहाँ पे -1 का अंतर हो रहा है। ठीक है, T के पहले क्या आता है? S आता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया -1। इसी तरह से R और Q में कितने का अंतर है? -1 का है। I और H में कितने का अंतर है? -1 का। P और O में कितने का अंतर है? -1 का। L और O में कितने का अंतर है? -1 का। और E और D में कितने का अंतर है? -1 का। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या सीक्वेंस मिला? इन सभी अक्षरों में कितने कितने के डिफरेंस है? -1 का है। तो सेम पोजीशन पे
जो ये यहाँ पे शब्द लिखा है इसमें भी किसका आंसर होगा, -1 का होगा। तो ई के पहले क्या आता है, ई के पहले आता है डी। इसी तरह से एक्स के पहले क्या आता है, डब्लू आता है। इसी तरह से ओ पे के पहले क्या आता है, ओ के पहले आता है एन। टी के पहले क्या आता है, आप सभी लोग बताएं। टी के पहले आता है एस। और आई के पहले क्या आता है, आई के पहले आता है एच। और सी के पहले क्या आता है, बी। ठीक है, आई होप आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, DWNSHB। कौन से ऑप्शन पे दी है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला है कि राधा वर्मा की तुलना में दुगनी अच्छे शिल्पकार है तथा ये दोनों मिलकर किसी कार्य को 19 दिनों में समाप्त करती है। तो आपको बताना है कि वर्मा अकेले इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे क्या बोला है, राधा वर्मा की तुलना में दुगनी अच्छे शिल्पकार हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे यही बता दिया कि राधा जो है, तो राधा की एफिशिएंसी कितनी है, राधा की एफिशिएंसी यहाँ पे बता दिया 2 है। तो वर्मा की कितनी होगी, 1 होगी। क्वेश्चन पे यही बोला ना कि राधा जो है तो वर्मा की तुलना में दुगनी अच्छे शिल्पकार हैं। तो यहाँ से हमें एफिशिएंसी मिल गई। एफिशिएंसी मतलब यहाँ पे कार्य मिल गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला है, ये दोनों यदि काम करती हैं, यानी कि राधा और वर्मा ये दोनों मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करते हैं, 19 दिनों में समाप्त करते हैं। तो आपको बताना है कि वर्मा के लिए इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को फिर सॉल्व करते हैं। तो यदि हम यहाँ पे हमें क्या मिल जाए, टोटल वर्क, यानी कि काम, टोटल काम कितना हमें यह मिल जाए तो हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो टोटल वर्क ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों की एफिशिएंसी को जोड़ देंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना आ जाएगा, आप सभी लोग बताएं। दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, राधा की 2 है और वर्मा की कितनी है, 1 है। तो इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। और टोटल मतलब यहाँ पे कार्य कितना है, 19 है। तो हमने यहाँ पे 19 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे टोटल वर्क कितना आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा 3 × 19, यानी कि टोटल वर्क आ गया 57। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, वर्मा अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, मैंने वर्मा के लिए, वर्मा की एफिशिएंसी कितनी थी, वर्मा की एफिशिएंसी थी 1 और राधा की कितनी थी, राधा की एफिशिएंसी थी 2। क्वेश्चन पे क्या बोला है, वर्मा अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो वर्मा एक दिन में कितना काम करता है, वर्मा एक दिन में 1 काम करता है। तो 57 काम कितने दिन में करेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वर्मा जो है तो 57 कार्य कितने दिन में करेगा, 57 कार्य करेगा 57 दिन में। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। आई होप आप सभी लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे हमें इस सर्वसंख्या का विस्तार करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और इस क्वेश्चन के आंसर के लिए मैं आपको 10 सेकंड की टाइम देता हूं। आप सभी लोग इसे सॉल्व करें और इसके आंसर को बताएं। आई होप आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए होंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जितने ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी गलत हैं। तो चलिए इन्हें सॉल्व करते हैं। आपने ये वाली सर्वसंख्या तो सुनी होगी, सॉरी इसे आपने सॉल्व भी किया होगा, a - b की पावर 3। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या रहता है, a की पावर 3 - b की पावर 3 -3ab कोष्टक a - b। ठीक है, ये एक तरह का फॉर्मूला होता है, इसे आपने कई बार यूज भी किया होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, a की जगह क्या करना है, c का यूज करना है और b की जगह किसका यूज करना है, 3 का यूज करना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, हम यहाँ पे मान रख रहे हैं। तो a की जगह क्या करेंगे, c को रख देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, c³ आ जाएगा। इसी तरह का 3 का क्यूब कितना होगा, 3 का क्यूब हो जाएगा 27। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 × c इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा c - 3, इतना आ गया। ठीक है, तो आप सब लोग इसे सॉल्व करिए, आप सब लोग ध्यान से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा c की पावर क्यूब -27 और यहाँ पे आ गया 3 × 3 और यहाँ पे c लिखा था तो हमने यहाँ पे लिख दिया 9c और यहाँ पे कितना आ जाएगा c - 3। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा c की पावर क्यूब और यहाँ पे आ गया 27 और यहाँ पे आ गया 9c² और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -27 और यहाँ पे प्लस, सॉरी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 27c।
ठीक है, ये जो है तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग इसे समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक बाह्य कोण कितना है, 72 अंश का है। तो चलिए इसे सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे क्या बोला, समबाहुभुज कि हमें क्या करना है, भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। तो हमने मान लिया कि भुजाओं की संख्या कितनी है, n। तो इसके लिए एक फॉर्मूला रहता है, फॉर्मूला क्या रहेगा, 360 माइनस कोण। तो यहाँ पे कोण कितना है, कोण है 72 अंश का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 360 अंश बटे 72 अंश। यदि हम 360 में 72 का भाग दे देते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी, भुजाओं की संख्या आ जाएगी 5। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादाजी की आयु उनके पोते की आयु से 5 गुना अधिक है। तो बताइए निम्न में से कौन सी संख्या दादाजी और उनके पोते की संभावित आयु का कुल समर्थन नहीं करती है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप सभी लोग ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन पे क्या बोला, दादाजी की आयु उनके पोते की आयु से 5 गुना अधिक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया दादाजी और यहाँ पे लिख दिया हमने पोता। ठीक है, क्वेश्चन पे क्या बोला, दादाजी की आयु उनके पोते की आयु से 5 गुना अधिक है। तो हमने मान लिया कि पोते की आयु कितने हैं, 1 है। तो दादाजी की आयु कितनी होगी, 5 होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन पे क्या बोला है, दादाजी और उनके पोते की संभावित आयु का कुल योग, यानी कि यहाँ पे हमें टोटल आयु कितनी आ जाएगी, कुल आयु का योग। कुल आयु का योग कितना हो जाएगा, दादाजी की आयु प्लस पोता की आयु, यानी कि 5 + 1 बराबर हो जाएगा 6। 6 जो है तो टोटल आयु है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या इनकी संभावित आयु को प्रदर्शित नहीं करती है। तो ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो 4 विकल्प दिए हैं इनमें 6 का भाग लगाना है। जिनमें 6 का भाग चला जाएगा ये इनकी आयु को समर्थन करेगा, और जिनमें 6 का भाग नहीं जाएगा इनकी आयु को प्रदर्शन नहीं करेगा। तो यदि हम 50 में 6 का भाग लगाते हैं तो पूरी तरह से नहीं जाता है। इसी तरह से जब हम 54 में 6 का भाग लगाते हैं तो पूरी तरह से चला जाता है। 66 में चला जाता है 6 का भाग, और 72 में 6 का भाग चला जाता है। तो यहाँ पे 50 जो है तो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तस्वीर में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए रानी ने कहा, उसकी माँ की एकमात्र बेटी मेरी माँ है। तो रानी का उस लड़के से क्या संबंध है, हमें ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको अच्छी तरह समझा तो नहीं सकता हूँ, लेकिन फिर भी एक बार ट्राई जरूर करता हूँ। क्वेश्चन पे क्या बोला है, एक तस्वीर है। तो हमने यहाँ पे एक तस्वीर बना दिया। इस तस्वीर में एक लड़का है। ठीक है, तो यहाँ पे एक रानी है, तो हमने यहाँ पे रानी लिख दिया। ठीक है, रानी जो है तो इस लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि इसकी माँ की एकमात्र बेटी, यानी कि इस लड़के की माँ की बेटी रानी की क्या है, रानी की माँ है। ठीक है, तो आपको बताना है कि रानी का जो है तो इस लड़के से क्या संबंध है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो रानी का जो है तो इस लड़के से किसका संबंध है, भांजी का संबंध है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे हमें परास ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे आंकड़े दिए गए हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग बताएं परास किसे कहते हैं। आई होप आप सभी लोग जानते होंगे। तो परास किसे कहते हैं, किसी भी दिए गए आंकड़े में से उच्चतम आंकड़े में से निम्नतम आंकड़े के अंतर को क्या कहते हैं, परास कहते हैं। जैसे यहाँ पे आंकड़े दिए गए हैं तो इसमें सबसे उच्च क्या है, इसमें से सबसे उच्च है क्या है 28, आप सब लोग देख पा रहे होंगे। और सबसे छोटा आंकड़ा कौन सा है, यानी कि निम्नतम आंकड़ा कौन सा है, यहाँ पे सबसे छोटा है 11। इनमें जो अंतर रहेगा वही इसका परास रहेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे परास बराबर उच्चतम आंकड़े। यहाँ आप सभी लोग समझ जाइए, उच्चतम आंकड़े माइनस निम्नतम आंकड़े। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, उच्चतम आंकड़ा कितना है 28 है, तो हमने लिख दिया 28, और निम्नतम आंकड़ा कितना है 11 है। तो 28 में से यदि हम 11 को घटा देते हैं तो कितना आता है 17 आता है, और यही जो 17 है तो इसका परास रहेगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे बोला है कि एक ट्रेन
की चाल कितनी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। हमें इसे सॉल्व करना है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ट्रेन की चाल कितनी है, ट्रेन की चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, इस चाल को हमें किस में परिवर्तित करना पड़ेगा, पहले मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित करना पड़ेगा। तो मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित करने के लिए क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चाल बराबर, यदि हमें किस में परिवर्तित करना है, मीटर प्रति सेकंड में, तो क्या करेंगे 5/18 का गुणा करा देंगे। ठीक है, 5/18 का गुणा करा देंगे तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 18 18 चौक 72। ठीक है, 4 और 5 का आपस में गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो 4 और 5 का आपस में गुणा हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या आ गया, ट्रेन की चाल। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि 1 सेकंड में कितनी दूरी ट्रेन तय करती है, 1 सेकंड में जो ट्रेन है 20 मीटर दूरी तय करती है। 1 सेकंड में ट्रेन कितनी दूरी तय करती है, 20 मीटर। तो आपको बताना है कि 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 15 सेकंड। 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, 20 × 15 मीटर, यानी कि कितना करेगा, 20 और 15 का आपस में गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 और 15 का आपस में गुणा करा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 300 मीटर। कौन से ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। आई होप आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि आपको इस क्वेश्चन पे ज़्यादा सा भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्लभ गैसों में सर्वाधिक प्रचुर है। आपको बताना है कि इन सभी 4 ऑप्शन पे 4 गैसों के नाम दिए गए हैं, तो इनमें बताने की सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है। तो आप सब लोग देखेंगे कि वायुमंडल में हीलियम, नियॉन तथा आर्गन जो है तो बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, लेकिन नाइट्रोजन जो है तो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 78% पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PMJDY में 100% वित्तीय समावेश निम्न में से किस राज्य ने हासिल किया है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो मेरा सबसे पहले आप सभी लोग से क्वेश्चन है, PMJDY का फुल फॉर्म क्या होगा, आप सभी लोग बताने की कोशिश कीजिए। तो आप सभी लोग का जवाब रहेगा, PMJDY का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रधानमंत्री जन धन योजना। क्या होता है, प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है, तो इसमें 100% वित्तीय निवेश करने वाला कौन सा राज्य बना है, तो इसका राइट आंसर रहेगा मेघालय। मेघालय जो है तो प्रधानमंत्री जन धन योजना में 100% वित्तीय समावेश करने वाला राज्य बना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीज फायर रेखा को कब लाइन ऑफ कंट्रोल नियंत्रण रेखा में बदल दिया गया था। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा, भारत और पाकिस्तान के बीच, यहाँ पे भी क्वेश्चन बन रहा है, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा थे, सीज फायर रेखा। इस रेखा को लाइन ऑफ कंट्रोल में कब परिवर्तित कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा, सन 1972 में सीज फायर रेखा को लाइन ऑफ कंट्रोल में परिवर्तित कर दिया गया था, जिसे क्या कहते हैं, LAC कहते हैं। आपने सुना भी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण के संदर्भ में PM का क्या अर्थ होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो वायु प्रदूषण के संदर्भ में PM का क्या अर्थ होता है, पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है, यानी कि कणकीय पदार्थ जो है तो वायु प्रदूषण के संदर्भ में PM का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर रहेगा। आप सब लोग इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन शील्ड योजना निम्न में से किस राज्य ने कोविड-19 के प्रति जागरूक करने के लिए चलाई थी। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जितने ऑप्शन दिए हैं ये सभी गलत हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आई होप आप सभी लोग इस क्वेश्चन के आंसर को सही दिए होंगे। तो इसका राइट आंसर रहेगा, ऑपरेशन शील्ड जो है तो दिल्ली की चलाई गई योजना है। कहाँ की है, दिल्ली की चलाई गई योजना है, जिसमें कोविड-19 के प्रति लोगों को सतर्क किया जाता था। ठीक है, ऑपरेशन शील्ड कहाँ की योजना है, दिल्ली की प्रमुख योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के प्रति खुद को सतर्क रखने के लिए भारत सरकार ने किस ऐप को लॉन्च किया था।
तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर बताने की मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है। आप सभी लोग जानते होंगे कि कोविड-19 के प्रति खुद को सतर्क करने के लिए भारत सरकार ने आरोग्य सेतु नामक ऐप को लॉन्च किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी लोग इस क्वेश्चन के आंसर को सही दिए होंगे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। दोस्तों यह वीडियो मैंने आपके प्रिपरेशन के लिए काफ़ी मेहनत से बनाई है। सो प्लीज़ आप सभी लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ। दोस्तों यदि आपको इस वीडियो का PDF प्राप्त करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, फेसबुक ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, इंस्टाग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं या फिर ईमेल में हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का PDF प्राप्त करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से जाके इस वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं।